स्टडी IQ PCS में आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों यहाँ पर हम आसाम स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। जो भी दोस्त आप में से अगर कोई भी इस चीज को ढूंढ रहा था इंटरनेट पे कहीं कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या इसमें पैटर्न है, कितने एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस है, तो सारी कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं आसाम स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम आखिर कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी वो ये दोस्तों, 2019 में इस एग्जाम में बड़े बदलाव हुए हैं। 2019 से पहले इस एग्जाम का पैटर्न अलग होता था और 2019 के बाद इसका पैटर्न अलग देखने को मिलता है। और ये जो डिस्कशन रहेगा ये 2019 में जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, 2019 में जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उस पर आधारित ये पूरा डिस्कशन रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो आप अब एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर ही यहाँ पर पूरा डिस्कशन रहेगा। तो 2019 के बाद के जो बदलाव हैं उस पर यहाँ पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये जो एग्जाम है 3 स्टेजेस में होता है और इससे पहले अगर आप देखें 2019 से पहले तो इसके अंदर प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे, 200 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद आप देखेंगे जो बड़ा बदलाव हुआ उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई, वो स्टूडेंट्स के लिए ही फायदेमंद की बात है, स्टूडेंट्स के ही फायदे की बात है, वो ये कि जो भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अब उनके लिए एग्जाम पैटर्न ईजी हो गया है। क्यों? क्योंकि 2019 से पहले जो पैटर्न था वो यूपीएससी से हटकर पैटर्न आपको देखने को मिलता था, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। यहां पर अब फायदा ये हुआ है, अभी जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है वो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यूपीएससी की जो पढ़ाई है पूरी 100% आपके काम आएगी। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% यूपीएससी की तैयारी आपके काम आने वाली है। बस साथ में आपको आसाम पर फोकस करना होगा। यानी कि इस तरह से पैटर्न कर दिया गया है कि यूपीएससी वाली पढ़ाई पूरी पूरी आपके काम आएगी, वो रिसोर्सेज भी काम आएंगे। बस आपको आसाम पर फोकस करना होगा। अब आसाम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आसाम को भी हमें वैल्यू देनी होगी और उस पर भी फोकस करना होगा। जैसे आसाम की हिस्ट्री, आसाम की पॉलिटी, आसाम की ज्योग्राफी, आसाम का कल्चर, आसाम का एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। और इस तरह से आप अपनी दोनों ही तैयारी, यूपीएससी प्लस आसाम स्टेट पीएससी की तैयारी, दोनों को अलाइन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ चला सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हुई है 2019 के बाद से। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो एग्जाम पैटर्न है क्योंकि यूपीएससी जैसा हो गया है तो जाहिर सी बात है जैसे यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम में, यहां पर भी अब आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज होती है मेन एग्जामिनेशन और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में होता है इंटरव्यू। अब फर्क क्या है प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन में? दोस्तों प्री जो एग्जामिनेशन है ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके अंदर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है यहां पर 0.25 मार्क्स की या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर जो मेन एग्जामिनेशन होता है ये कैसा होता है? ये रिटन एग्जामिनेशन होता है और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ये होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा डिफरेंस समझते हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो है रिटन होता है, और इसके बाद जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं फिर वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है आखिर उसका क्या पैटर्न है? तो जो प्री एग्जाम है ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आए हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहां पर चीजें ली गई हैं और देखेंगे जो पहली स्टेज है प्री जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो स्टेज है उसमें 2 एग्जाम होते हैं। कौन से 2 पेपर होते हैं? ये 2 पेपर होते हैं GS1। ठीक है, GS1 पेपर और जनरल स्टडीज पेपर 2। यूपीएससी में भी आप देखेंगे ऐसे ही होता है। GS1 जो पेपर है इसके अंदर जनरल स्टडीज, इसमें सब्जेक्ट्स जो पूछे जाते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS1। ये जो पेपर 1 है इसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और जो GS2 है यानी कि जो दूसरा पेपर है ये आप कह सकते हैं CSET
टाइप का ये पेपर है, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन डिफरेंस है, वो ये कि दोस्तों जो पहला पेपर है, ठीक है, ये जो पहला पेपर है यहां से बनती है मेरिट। ठीक है, यहां से मेरिट बनती है, यानी कि आपको पास होना है एग्जाम में, एग्जाम क्वालिफाई अगर करना है तो आपको इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने जरूरी है, यहां से कट ऑफ क्लियर आपकी होगी। जबकि जो दूसरा एग्जाम है, ठीक है, ये जो दूसरा एप्टीट्यूड का एग्जाम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 33% नंबर लेकर आने हैं, 33% नंबर लेकर आने हैं, यानी कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। 33% किसके? 200 नंबर का एग्जाम ये होता है, ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स में से आपको, इसका मतलब कि 66 मार्क्स से आपके ऊपर नंबर आने चाहिए। ठीक है, 66 मार्क्स जो हैं उससे ऊपर आपके नंबर अगर आ गए तो आप यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने इस पेपर में तो टॉप कर दिया, किसी बच्चे ने इस पेपर के अंदर टॉप कर दिया GS1 में, लेकिन मान लीजिए इस वाले पेपर में उसके आते हैं 65 नंबर, तो क्या वो मेंस एग्जाम देने लायक होगा? क्या वो एलिजिबल है मेंस एग्जाम देने के लिए? जी नहीं। ऐसा बच्चा जो पेपर 1 में तो टॉप कर जाए, लेकिन पेपर 2 में उसके 65 नंबर आ रहे हैं, यानी कि मिनिमम नंबर वो नहीं ला पाया, तो दूसरा पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, और इसीलिए ऐसा बच्चा मेन एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। और यहीं पे आपके अगर 67 नंबर हैं, मिनिमम आपके 67 नंबर हैं, तो फिर आपको यहां पर क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। जैसे ही अब यहां पर आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप पूरी तरह से मेंस का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और यहां पर आपके कितने भी नंबर हों, फिर बस 66 से 66 से ऊपर होने चाहिए, चाहे फिर वो 100 नंबर हो, चाहे 150 नंबर हो, चाहे 120 नंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 66 मार्क्स चाहिए, मेरिट बनेगी यहां से। और ये दोनों ही एग्जाम आते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज में, स्टेज 1 में, और दोनों ही एग्जाम 200 नंबर के होते हैं। यहां पर मेरिट बनेगी 200 में से, और यहां 200 में से सिर्फ 66 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, और 2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, जैसा कि हमने बात की। ठीक है, तो अब देखते हैं सिलेबस। पेपर 1 का जो जनरल स्टडीज 1 है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का, इसका आखिर सिलेबस क्या है? तो इसका सिलेबस देखेंगे तो मोटी मोटी बातें की गई हैं। मोटी मोटी इन बातों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बातें यहां पर भले ही मोटी हैं, लेकिन आपको स्टडी जो है वो डिटेल में ही करनी होगी, क्योंकि सिलेबस एक पेज में समेट दिया, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों पूरा साल लग जाता है ये सारी चीजें करते हुए, तो इसीलिए यहां पर तो लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट्स को अच्छे से ही पढ़ना है। जैसे कि करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, यानी कि करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिया की हिस्ट्री आएगी, जिसके अंदर खास तौर पर फोकस रहता है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, मूवमेंट्स से रिलेटेड आएगी। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि बता रहा है कि ज्योग्राफी शब्द आ गया ज्योग्राफी, तो इसका मतलब हर तरह की हमें ज्योग्राफी यहां पर पढ़नी होगी। इंडिया की पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें, यानी कि कुल मिला के इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी होगी। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को यहां पर पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी यहां पर पढ़नी होगी, वो भी आती है सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़नी होगी, जैसे किस तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, कितने नेशनल पार्क हैं, कौन सी स्पीशीज का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं सरकार की तरफ से, इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन के क्या कारण है, और आता है जनरल साइंस। ठीक है, और आता है जनरल साइंस। और एक खास बात इस एग्जाम की ये है, क्योंकि ये पेपर 1 है, पेपर 1 कैसा है, पेपर 1 से मेरिट बनती है, यहां पर अच्छे मार्क्स लाने जरूरी है, कट ऑफ से ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है, यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं? 200 नंबर का ये पूरा एग्जाम होता है। 2 घंटे आपको इसमें एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो साफ साफ कमीशन ने खुद बोल रखी है, वो ये कि 30 से 35% क्वेश्चन इन 100 में से
लगभग 30 से 35 जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे, वो आसाम से रिलेटेड होंगे। अब वो कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है आसाम की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो सकता है आसाम की ज्योग्राफी के ऊपर हो सकता है आसाम के करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर आसाम की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो यानी कि इतनी चीज आपके लिए आसान कर दी है कमीशन ने ही, क्योंकि आपको उसने वेटेज बता दी कि आसाम की वेटेज इतनी है। अब आपके दिमाग में एक क्लैरिटी ये बन जाएगी कि भाई कितना भी खराब केस हो, वर्स्ट केस, आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन 25 से कम तो नहीं आने वाले। और हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे 2021 के पेपर में लगभग 26 क्वेश्चन आसाम स्पेसिफिक थे। तो यहां पर यह बात पता चलती है कि एटलीस्ट अब आपको यहां पर एक डाउट नहीं रहेगा कि आसाम पर कितना फोकस करना है, आसाम से रिलेटेड चीजों को कितना पढ़ना है। यहां पर उसने बता दिया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बिल्कुल आसाम से रिलेटेड चीजों पे फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज यहां पर क्लियर कर दी गई है और बाकी स्पेसिफिकेशन हम देख चुके हैं। सेकंड जो पेपर होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, इस स्टेज का जो सेकंड पेपर है वो होता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसके अंदर आपको 33% यानी कि सिर्फ 66 नंबर लाने हैं। एप्टीट्यूड से होता है, तो आप देखेंगे 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसके अंदर आप देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन आती है और ये सब रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें यानी कि एप्टीट्यूड का ये पेपर है। चलिए अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 कौन सी है? स्टेज 2 वो जो भी लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करेंगे वो मेंस एग्जाम देने के लिए बैठेंगे और एलिजिबल होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप प्री एग्जाम में मिनिमम नंबर लेके आते हैं अगर पेपर 2 में, और पेपर 1 की कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आप अच्छे से मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसका क्या पैटर्न है? तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये जो मेन एग्जाम है, सबसे बड़ी बात ये होता है रिटन पेपर। रिटन पेपर है यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है, रिटन पेपर है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको और आपको आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। वहां पर टिक करने का एमसीक्यू टाइप था, यहां पर मेंस में आपको आंसर लिखने होंगे बाकायदा शीट पर, ठीक है। और इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 6 पेपर, ठीक है। टोटल 6 पेपर्स इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर से टोटल 6 पेपर होते हैं। हर पेपर कितने मार्क्स का होता है? हर पेपर 250 नंबर का होता है। हर पेपर 250 नंबर का होता है और हर पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो अच्छा खासा हेक्टिक मेन होता है एग्जामिनेशन, जो है अच्छा खासा हेक्टिक है, काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम ये इसलिए माना जाता है, इसीलिए कंपटीशन इतना हाई होता है, इसलिए तैयारी भी और नॉलेज की डेप्थ भी अच्छी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 3 घंटे मिलते हैं और 250 नंबर का एग्जाम होता है और 6 पेपर टोटल होते हैं, जिसमें से पहला पेपर जो होता है वो एस्से का पेपर होता है। यानी कि आपको एस्से उसके अंदर लिखना पड़ेगा पहले पेपर में, ठीक है। तो पेपर 1 जो है उसके अंदर एस्से आता है, कितने नंबर का होता है? 250 मार्क्स का। 3 घंटे आपको मिलते हैं और आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा, ठीक है, जिसमें एक होगा सेक्शन ए और फिर यहां पर होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, 4 टॉपिक दिए जाएंगे। और सेक्शन बी में भी आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। सेक्शन ए में से आपको कोई भी एक टॉपिक पर एस्से लिखना होगा और सेक्शन बी में से भी आपको किसी भी एक टॉपिक में से एस्से लिखना होगा। दोस्तों यूपीएससी में भी बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा, इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे सेक्शन ए में से 4 में से एक टॉपिक सिलेक्ट करके ऐसे लिखना है और उसके बाद सेक्शन बी में फिर 4 टॉपिक में से एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस पर ऐसे लिखना है। और 3 घंटे में आपको टोटल 2 ऐसे ये लिखने होंगे और ये है पेपर 1 मेंस एग्जामिनेशन का, ठीक है। और टॉपिक कैसा भी आ सकता है, सोशल मुद्दों पे हो सकता है, किसी भी इश्यू पर, साइंस के मुद्दे पे हो सकता है, एथिक्स के मुद्दे पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक आखिर क्या दिए गए हैं। चलिए, पेपर 2 में इसके बाद आता है पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन का, ये है पेपर 2। अब यहां से जीएस के पेपर शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहला पेपर ऐसे का है और 2 से 6 तक
जीएस के पेपर है, ठीक है। तो पहला पेपर हो गया। अब पेपर 2 जो है उसमें स्टार्ट होता है जीएस, और जीएस का कौन सा पेपर है? जीएस 1। पेपर 2 है लेकिन जीएस का पहला पेपर है, वही सेम 250 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलेंगे। और पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज यानी कि हमारी जो कल्चर है, हेरिटेज है, हिस्टोरिकल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड मिलेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे, और इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी पे। तो अगर इस पेपर को देखें मोटा मोटा तो हमें ये समझ आता है कि इस पेपर में एक तो हिस्ट्री पूछी जाती है, इस पेपर में कल्चर पूछा जाता है, इस पेपर में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, और इस पेपर के अंदर ज्योग्राफी पूछी जाएगी। तो इसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और साथ ही में इंडियन सोसाइटी, तो मोटे मोटे 4 टॉपिक्स को ये कवर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन कल्चर के टॉपिक हैं, आर्किटेक्चर, लिटरेचर थोड़ा डिटेल में किया गया है, एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और स्ट्रगल्स, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा, और वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी खास तरह से क्वेश्चन पूछता है। साथ ही में ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी पे है, सोशल एम्पावरमेंट जो और कम्युनलिज्म और ये जो सारे फिनोमिना है इन सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं। साथ ही में ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, पूरे अर्थ पर और इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स कहाँ कहाँ पर, जैसे कोयला, जैसे खनिज जो है, जैसे कि आयरन होर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या है, कैसे किन फैक्टर्स पर इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें इस पेपर में आती हैं। आप पॉज करके इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर मिलेगा जो डिजास्टर्स आती हैं नेचुरल, उनके ऊपर भी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी मेनली पूछी जाती है। फिर आता है पेपर, ठीक है, फिर आता है यहाँ पर पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 आता है, और पेपर 3 मतलब GS2, ठीक है। पेपर 3 और मतलब GS2, ठीक है, GS2 और पेपर है 3। तो यहां पर अगर देखेंगे तो बेसिकली ये पूरा पेपर, रिटर्न पेपर जो होगा सेम चीजें, 3 घंटे 250 मार्क्स, लेकिन ये है पॉलिटी का पेपर। तो इसके अंदर आपको पॉलिटी दिखेगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस और IR, ठीक है। तो गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR, ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जिन पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, और ये गवर्नेंस के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक पॉज करके अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे ये स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह ये सब गवर्नेंस के अंदर कवर होंगी, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोसेस, NGOs, SSGs, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, सोशल जस्टिस में आ जाएगी। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस में आएगा ये सब। और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि IR भी कवर करता है। तो पेपर 3 जो है यानी कि GS2, उसके अंदर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद आता है पेपर 4, और पेपर 4 यानी कि GS3। तो पेपर 4 और GS3 के अंदर आपको इकोनॉमी मिलेगी, साइंस एंड टेक मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें, और बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसके अंदर पेपर 3 में। और हैरानी की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरा पैटर्न बिल्कुल, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल UPSC के मेंस के एग्जाम की तरह है। अगर आप उठा के देखेंगे मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डिफरेंस मिलने वाला है, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। अभी तक जितने हमने देखा है सेम UPSC के लाइंस पर है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कि सिलेबस की लैंग्वेज तक में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग यानी कि इकोनॉमी का ही पार्ट हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, ये भी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। साथ में आपको कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड मिलेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको इस पेपर में मिलता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, और क्या मिलता है,
इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो पेपर है इसके अंदर ये सारे सभी टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स कवर होते हैं, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट भी। अब आती है पेपर 5 की बारी। पेपर 5 मतलब जीएस पेपर 4, ठीक है, वैसे पेपर 5 है और जीएस 4 का ये पेपर है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये एथिक्स का पेपर है, और यूपीएससी में भी जो जीएस 4 होता है वो एथिक्स का पेपर होता है, और यहां पर भी जीएस 4 एथिक्स का ही पेपर है, और से बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, बिल्कुल सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस और मॉरल थिंकर्स पे दिखेगा, पब्लिक सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स पे मिलेगा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और केस स्टडीज़, ठीक है, केस स्टडीज़ यानी कि आपको एक कुछ ऐसी सिचुएशनल एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं, अगर वहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, अगर आप डीएम है, एसडीएम है, कहीं के आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास पैसे नहीं है, इस तरह की कुछ, और वो समस्या में है, आप कैसे हेल्प करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे केस स्टडी में। उसके बाद आता है यहाँ पर जो चेंज क्रिएट करता है यूपीएससी और असम के स्टेट पीएससी में। अभी तक जितना भी हमने देखा वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह चल रहा था। अब यहां पर चेंज आपको दिखेगा, और वो है पेपर 6। पेपर 6 जो है, पेपर 6, ये जो पेपर 6 है ये स्पेसिफिकली आसाम के ऊपर आधारित पेपर है। ये आसाम पर आधारित पेपर है, 250 मार्क्स का होता है, ये भी बराबर इसकी वेटेज है। और इसके अंदर क्या पूछा जाता है, आसाम की हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ी हुई चीजें, ये सारी चीजें, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आसाम से जुड़ा हुआ ये पेपर होता है, कंप्लीट आसाम स्पेसिफिक, ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मेंस एग्जाम, ये सारे पेपर 6 एग्जाम लिखने के बाद इनको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। और स्टेज 3 जो है वो है इंटरव्यू, और इसमें आप देखेंगे कि जब आप मेंस रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और दोस्तों हैरानी की बात नहीं है, यूपीएससी में भी 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पूरा पैटर्न, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में जहां से आपकी टोटल मेरिट बनती है, ठीक है। प्री तो क्वालिफाइंग है, प्री अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया फिर उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। मार्क्स कहां से जुड़ने शुरू होते हैं, मार्क्स मेंस से जुड़ने शुरू होते हैं। 6 पेपर आप देंगे 250 नंबर के ईच, तो आपके टोटल बन जाते हैं 1500 नंबर। फिर आपके 275 नंबर इंटरव्यू के जुड़ते हैं, और फिर 1775 टोटल नंबर में से आपकी मेरिट बनती है और फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।